ओके, नाउ आवर नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। जैसा कि आप जानते हैं ये टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए होता है इस चैप्टर में फॉर्मूले को याद रखना। तो उसके लिए यही तरीका है, बार बार आप रिवाइज़ करो, प्रैक्टिस करो, फॉर्मूला बुक बनाओ अपने से और अपनी फॉर्मूले बुक को बार बार आप रिवाइज़ करते रहना। तो एग्ज़ाम में कम से कम 8-10 मार्क तो आ ही जाते हैं। और इस चैप्टर का कुछ और आगे के चैप्टर्स में भी रोल है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ बीटा सीखते हैं तो वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर वाले चैप्टर में भी बीटा लगता है। बिजनेस वैल्यूएशन चैप्टर में आपको कुछ क्वेश्चंस में बीटा का यूज़ होगा। मर्जर्स एंड एक्विजिशन वाले कुछ चैप्टर में बीटा या इस टाइप के कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, CAPM मॉडल की ज़रूरत पड़ती है। तो देयरफॉर इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से करना और हमारी जो रिवीजन नोट्स है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। इसमें लगभग सब कुछ कवर कर दिया गया है। एंड नाउ विल स्टार्ट विथ दिस वंडरफुल चैप्टर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो पहले 1-2 पैराग्राफ थियरी पैराग्राफ है, लाइक व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब मैनेजमेंट ऑफ योर पोर्टफोलियो टू मैक्सिमाइज द रिटर्न एंड मिनिमाइज द रिस्क। पोर्टफोलियो मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड बाय एन इन्वेस्टर। तो एक इन्वेस्टर के पास इक्विटी शेयर है, बॉन्ड्स है, प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर है, इन सबको मिलाकर हम क्या नाम देते हैं, पोर्टफोलियो। ठीक है। तो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं सिक्योरिटीज़ में या एसेट्स में तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, एक कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सिक्योर रहे, प्रिंसिपल कहीं नुकसान ना हो जाए। 1 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किया तो कम से कम और कुछ ना हो तो 1 लाख तो मिल जाए मुझे। तो प्रिंसिपल की सिक्योरिटी होनी चाहिए। दूसरा, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास एक उम्मीद होती है कि हमें कुछ रिटर्न मिलेगा, तो कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न, और जो रिटर्न मिलेगा वो कंसिस्टेंटली मिले, फ्लक्चुएटिंग ना हो, अनसर्टन ना हो। पोर्टफोलियो का एक और ऑब्जेक्टिव है रिस्क रिडक्शन, यानी जब हम आप इन्वेस्टमेंट करें तो कुछ इस ढंग से अपने पोर्टफोलियो को प्लान करें कि हमारा ओवरऑल रिस्क रिड्यूस हो। यानी 2 चीज़ें तो कंटिन्यूसली ध्यान में रखना है कि पोर्टफोलियो से हमें कंसिस्टेंटली रिटर्न आए, जितना हो सके रिटर्न मैक्सिमाइज करेंगे और जितना हो सके रिस्क को मिनिमाइज करेंगे। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा एक और मन में ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारा कैपिटल भी ग्रो करे। अगर मैंने 1 लाख रुपए शेयर में इन्वेस्ट किया है तो एंड ऑफ देयर वो 1 लाख की वैल्यू भी अप्रिशिएट हो। दैट इज़ माय नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। कैपिटल शुड कंटिन्यूसली ग्रो। 5th ऑब्जेक्टिव है कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है लिक्विड हो, जब हम चाहें इन्वेस्टमेंट को बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकें। दैट इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी। ओके, यानी हम ऐसे जगह इन्वेस्ट करेंगे कि अगर हमें फ्यूचर में फंड्स की रिक्वायरमेंट हो तो हम उसको सेल कर सकें। इन्वेस्टमेंट शुड बी मार्केटेबल, यानी ये 2 पॉइंट नंबर 5 और 6 काफ़ी मिलते जुलते हैं। यानी देयर शुड बी अ मार्केट जहाँ पर जाकर मैं उसको सेल कर सकूँ। अगर आपने लैंड परचेज कर लिया तो लैंड में ये दोनों इशू आते हैं, उसकी लिक्विडिटी थोड़ी पुअर होती है, इमीडिएटली आप उसको बेच नहीं सकते। एक बायर ढूंढना पड़ेगा जिसको एग्जैक्टली उसी लैंड की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, एक्सेप्ट ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जहाँ पे कुछ समय के लिए आपका अमाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। सो ये सब आपको ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखना है। और इंडिया में टैक्स रेट्स भी बहुत हाई है इंडिविजुअल्स के लिए, और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऐसे हैं जिस पे टैक्स बेनिफिट मिलता है। आपको जैसे पता होगा कुछ 80C करके कोई सेक्शन है, तो वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करने पे डिडक्शन मिलता है। कुछ कैपिटल गेन वाले चैप्टर में भी कुछ बॉन्ड्स मेंशन्ड है जहाँ पर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको डिडक्शन मिलता है। तो जब हम मुझे इन्वेस्टमेंट करना ही है तो क्यों नहीं ऐसी जगह की जाए जहाँ पर मुझे टैक्स बेनिफिट भी मिले। तो इसलिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते समय इन सारे ऑब्जेक्टिव्स का ध्यान में रखना है। एक प्रॉब्लम ये है कि सारे ऑब्जेक्टिव एक साथ आप अचीव नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आपका कैपिटल ग्रो करे तो रिस्क लेना होगा।
जैसे मान लो कैपिटल ग्रो कहाँ करेगा, इक्विटी शेयर्स में, रियल इस्टेट में, गोल्ड में। लेकिन रिस्क क्या है कि अगर मान लो मार्केट कोलैप्स हो गया, शेयर प्राइस क्रैश हो गया, तो हो सकता है आपका प्रिंसिपल भी चला जाए, राइट। तो ये अलग अलग ऑब्जेक्टिव हैं जो कंसिस्टेंट नहीं होंगे, तो आपको बैलेंस करके ये देखना है कि मैक्सिमम जो भी ऑब्जेक्टिव है आपका वो अचीव हो जाए। दैट इज़ योर फर्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सेकेंड इज फेजेस इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो जब आप पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे तो क्लाइंट पूछेगा कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, हजारों ऑप्शंस अवेलेबल है शेयर मार्केट में। तो यू हैव टू एनालाइज द सिक्योरिटीज़ को स्टडी करना होगा, उसके रिस्क रिटर्न को आइडेंटिफाई करना होगा, उसके बाद क्लाइंट के रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से एक फिजिबल पोर्टफोलियो बनाना होगा कि इस क्लाइंट के लिए ये पोर्टफोलियो अच्छा रहेगा, ठीक है। देन सिलेक्टिंग द ऑप्टिमल पोर्टफोलियो, कौन कौन सा स्टॉक लेना है, किस रेशियो में लेना है, किस रेशियो में आपको डेट और इक्विटी यूज़ करना है, ये आपका ऑप्टिमम पोर्टफोलियो क्रिएट होगा। हर एक व्यक्ति का ऑप्टिमम पोर्टफोलियो अलग अलग हो सकता है। पोर्टफोलियो क्रिएट करने के बाद जो नेक्स्ट टास्क होता है उसको मॉनिटर करना, ठीक है। कंटिन्यूअसली पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना है और अगर ज़रूरत पड़े तो उसको रिवाइज भी करना है। तो अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया है, जब बाई किया था वो कंपनी बहुत अच्छी थी, लेकिन बाद में फिर उसका परफॉर्मेंस ख़राब हुआ, शेयर प्राइस बहुत गिरने लगा, आगे और दिक्कतें आपको दिख रही है, तो आप क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड रिवाइजिंग। तो मॉनिटरिंग एंड रिवाइजिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एंड देन द पोर्टफोलियो मैनेजर शुड ऑल्सो चेक हाउ इज़ माई पोर्टफोलियो परफॉर्मिंग। क्या हमें जो रिक्वायर्ड रिटर्न था, टारगेट रिटर्न था, वो टारगेट रिटर्न अचीव हो रहा है या नहीं। तो दैट इज़ कॉल्ड द 5 phases इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक उद्देश्य के साथ इन्वेस्ट करते हैं, एंड दैट इज आई शुड अर्न अ रेट ऑफ रिटर्न। इन्वेस्टमेंट्स आर मेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग रिटर्न। इन्वेस्टमेंट करने का जो उद्देश्य होता है रिटर्न अर्न करने का होता है, तो दैट इज कॉल्ड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ओके, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट द इन्वेस्टर इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव। गोल्ड में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा, लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दूसरा है। इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिफरेंट है। इक्विटी शेयर में भी फिर अलग अलग कैटेगरीज ऑफ शेयर्स होते हैं, एक बहुत अच्छी कंपनी है, एक बहुत बेकार कंपनी है। while making an investment in an asset over a specified period of time, तो इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है रिटर्न कमाना, मिनिमम रिटर्न दैट इन्वेस्टर वुड लाइक टू हैव व्हेन ही मेक्स एन इन्वेस्टमेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब इफ़ यू इन्वेस्ट, अगर आप ये अमाउंट कहीं और इन्वेस्ट करते हैं विथ सेम टाइप ऑफ रिस्क, रिस्क भी सिमिलर है, देन व्हाट इज द रिटर्न यू वुड गेट, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जब भी हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कम से कम हमें इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जितनी तो रिटर्न मिलनी ही चाहिए। मेनी टाइम्स द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, अब इस सेंटेंस को अंडरलाइन कर लो, मेनी टाइम्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, बट दैट इज नॉट द केस। रिक्वायर्ड रिटर्न मतलब आप क्या चाहते हो बेस्ड ऑन द रिस्क दैट यू आर टेकिंग, और एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब जो आपको मिलेगा बेस्ड ऑन द डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड प्राइस। ठीक है, तो सपोज मैंने ए लिमिटेड का शेयर परचेज किया, बेस्ड ऑन द रिस्क आई एक्सपेक्ट 15% रेट ऑफ रिटर्न, आई वांट 15% रेट ऑफ रिटर्न, आई वांट अ मिनिमम 15% रेट ऑफ रिटर्न, so that I will invest in this stock. So this will be called required rate of return. Minimum return I want, only then I will invest in this security. ये मेरी इच्छा है कि मुझे 15% रिटर्न मिले। फिर हमने एनालाइज किया कि ए लिमिटेड में अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे क्या डिविडेंड, क्या प्राइस मिलेगा।
तो ए लिमिटेड की आज मार्केट में प्राइस है 200 रुपया और ए लिमिटेड डिविडेंड पर शेयर देता है 10 रुपया या 20 कर देते हैं। ए लिमिटेड डिविडेंड पर शेयर देता है 20 रुपया। तो अगर मैं ए लिमिटेड को आज खरीदता हूँ 200 रुपये में और मुझे 20 रुपया डिविडेंड मिलता है तो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा 10%। यानी अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, 200 रुपये का शेयर है, 20 रुपया डिविडेंड मिलता है, मतलब इस शेयर पे मैं कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 10%, जबकि मुझे चाहिए कितना 15%। जो मुझे चाहिए दैट इज रिक्वायर्ड रिटर्न, जो मुझे मिल रहा है वो है एक्सपेक्टेड रिटर्न। ओके, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिक्वायर्ड रिटर्न इस चैप्टर में बहुत बार इंटरचेंजेबली यूज होगा, लेकिन दोनों के मतलब अलग अलग है। जब हम इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं तो क्यों करते हैं, तब हम मन में एक अजम्पशन लेकर चलते हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिक्वायर्ड रिटर्न इक्वल है। इक्वल भी हो सकता है, मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न भी 10% है सपोज और मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न भी 10% है, यानी इसमें इन्वेस्ट करूंगा तो 10% मिलेगा, तो दैट इज एक्सपेक्टेड। वो दोनों सेम भी हो सकता है। इसलिए इस चैप्टर में ये दोनों वर्ड एक दूसरे की जगह पे यूज़ किए गए हैं, लेकिन हमें सावधान रहना है, ये दोनों शब्द, दोनों टर्म एक नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हैं। और नेक्स्ट इज डिस्काउंट रेट। इस चैप्टर में कहीं कहीं आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो दैट रेट विच वी आर गोइंग टू यूज टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट रेट, एंड डिस्काउंट रेट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। डिस्काउंट रेट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इस चैप्टर का ये बहुत बड़ा थीम है। हमें इस चैप्टर से कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना सीखेंगे हम, और उसको हम एज अ डिस्काउंट रेट यूज़ करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस में। तो अब चलते हैं मैथमेटिक्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में बहुत स्टैटिस्टिक्स है या मैथमेटिक्स है, क्योंकि सारा खेल रिस्क और रिटर्न का है। इन्वेस्टर को पता होना चाहिए कि मैं रिटर्न कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, तब ही जाकर वो डिसीजन ले पाएगा। तो पहला फॉर्मूला है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रिटर्न फॉर अ सिंगल पीरियड। फॉर अ सिंगल पीरियड, एक साल में आपने क्या रिटर्न कमाया। होता है ना, इन्वेस्टर बोलता है मैंने इस साल मैंने रिलायंस खरीदा 1200 रुपये में और रिलायंस का भाव हो गया है 1500 रुपया। उल्टा लिख दिया मैंने, रिलायंस को मैंने परचेज़ किया 1200 में और रिलायंस का भाव हो गया 1500 रुपये, तो मेरा रिटर्न क्या हुआ 300। 300 को अभी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 300 डिवाइड बाई 1200 25%। यानी कि अगर मैंने ये शेयर परचेस किया था 1200 में, मान लो हमें डिविडेंड नहीं मिला लेकिन इसकी प्राइस अप्रिशिएट होकर 1500 हो गई है, तो इस शेयर पे इस पीरियड में इस साल हमें 25% रेट ऑफ रिटर्न मिला। ओके, तो दैट इज कॉल्ड सिंगल पीरियड रिटर्न विदाउट डिविडेंड। तो जो कंपनी डिविडेंड नहीं देती है उसके लिए हम सिर्फ उनका क्लोजिंग प्राइस वर्सेस ओपनिंग प्राइस का डिफरेंस लेंगे डिवाइड बाई ओपनिंग प्राइस। ये मैंने इन्वेस्ट किया और ये मैंने कैपिटल एप्रिसिएशन प्राप्त किया, तो 25% का रेट ऑफ रिटर्न मिला। लेकिन बहुत सारी कंपनी क्या करती है, डिविडेंड भी देती है, तो उस केस में मेरा रिटर्न जो है वो दो कंपोनेंट का बना हुआ है, डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन। तो पिछले वाले फॉर्मूले को देखना, उसमें मैंने एक थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया, इस बार डिविडेंड भी ऐड कर दिया है। तो जैसे कि मैंने रिलायंस का शेयर परचेज किया 1200 रुपये में, उसकी प्राइस हो गई एंड ऑफ द ईयर 1500, और इस कंपनी ने मुझे डिविडेंड भी दिया इस साल। इस कंपनी ने मुझे 15 रुपये डिविडेंड भी दिया, ठीक है, इस कंपनी ने मुझे 15 रुपये डिविडेंड भी दिया मेरे शेयर्स पे। तो अब अगर कोई पूछेगा कि आपका रिटर्न कितना आया, तो हम बोलेंगे कि 1500 माइनस 1200, 300 रुपये तो मुझे कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ, 15 रुपये डिविडेंड भी मिला और मैंने इन्वेस्ट किया 1200। तो अपने कैलकुलेटर पे 315 डिवाइड बाई 1200
इंटू 100 करना, तो आप देखेंगे कि विथ डिविडेंड हमारा रेट ऑफ रिटर्न फॉर दिस ईयर इज 26.25%। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, राइट। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी। हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें एक कैलकुलेशन करना होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न, क्या रिटर्न मिल सकता है। सो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी इज द proportion of portfolio invested in the security into expected return on the security। तो थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर दूं, आपको लिख देना है इसको समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न, ये ज़्यादा उचित होगा। और P का मतलब लिख दो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। तो बहुत बार जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ करते हैं कि हम ये इन्वेस्ट करेंगे तो इतना मिलेगा। एक रफ कैलकुलेशन में करके दिखाता हूँ। हमने एक शेयर में इन्वेस्ट किया, सपोज रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट किया, तो हमें लगता है कि हमें 20% रिटर्न मिल सकता है, 30 भी मिल सकता है, 40 भी मिल सकता है रेट ऑफ रिटर्न बेस्ड ऑन हमारी एक्सपेक्टेशन की शेयर प्राइस इतनी हो सकती है, डिविडेंड इतना हो सकता है। लेकिन क्या मिलेगा हमें नहीं पता, तो उसको हम प्रोबेबिलिटी असाइन करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी सपोज 0.2 है, 0.3 है, 0.5 है। अब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न। तो मैं प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न को मल्टीप्लाई करूंगा। 20 इंटू 0.4, 20 इंटू 0.2 इज 4, 30 इंटू 0.3 इज 9, 40 इंटू 0.5 इज 20। इसका टोटल कर लेते हैं, 29 और 4 33%। दिस वी विल कॉल एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी। यानी जब आपको फ्यूचर का एस्टीमेट दिया हो विथ प्रोबेबिलिटी, हम मल्टीप्लाई करेंगे समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बहुत ही जल्दी मैं लेने वाला हूं। ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ प्रोबेबिलिटी, मैंने बता दिया। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटी। एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटी। पोर्टफोलियो मतलब एक से ज़्यादा स्टॉक। उस केस में हम क्या करेंगे, वेटेड एवरेज रिटर्न लेंगे। पोर्टफोलियो रिटर्न इज वेटेड एवरेज रिटर्न। पोर्टफोलियो रिटर्न इज वेटेड एवरेज रिटर्न। तो मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या होगा, पोर्टफोलियो रिटर्न इज इक्वल टू वेट ऑफ द फर्स्ट सिक्योरिटी into expected return of the first security plus weight of second into expected return of second, and this way जितने स्टॉक दिए जाएंगे उनका वेट और उनके एक्सपेक्टेड रिटर्न को मल्टीप्लाई करना है और बाद में सभी को ऐड करना है। फॉर सिंप्लिसिटी हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में 3 स्टॉक है ABC, और इसमें आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है 1 लाख, 2 लाख और 7 लाख। ये हो गया इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट को आपको क्या करना है, वेट्स में कन्वर्ट करना है। वेट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, टोटल 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है, उसमें A की वैल्यू 1 लाख है, तो A का वेट 0.1, B का वेट होगा 2 लाख डिवाइड बाई 10 लाख 0.2, और C का वेट होगा 7 लाख डिवाइड बाई 10 लाख 0.7। ये हो गया वेट, यानी इनका प्रोपोर्शन कितना है पोर्टफोलियो में। उसके बाद हम इंडिविजुअल स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखेंगे। तो A का एक्सपेक्टेड रिटर्न मान लो 10% है, B का 20% है और C का 30% है। तो इस पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा, वेट ऑफ ईच स्टॉक इनटू रिटर्न ऑफ ईच स्टॉक। तो जरा ट्राई करते हैं, 0.1 इंटू 10 1, 0.2 into 20 4, and 0.7 into 30 is 21। तो टोटल कर लेंगे,
ये हो गया 21 और 4 25 और एक 26। इसको हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो विच इज़ द वेटेड एवरेज रिटर्न। तो ये भी बहुत काम का है, आगे मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। नेक्स्ट कैलकुलेशन जो है वो है वेरायंस का। तो बहुत जल्दी अभी एक क्वेश्चन करेंगे, वेरायंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरायंस? इट मीन्स हाउ मच द डेटा डेविएट्स फ्रॉम द मीन, हाउ मच द डेटा डेविएट्स फ्रॉम इट्स मीन। वेरायंस इज अ मेजर ऑफ रिस्क। ठीक है, तो जिनको लिखना है वो बच्चे लिख सकते हैं, वेरायंस इज अ मेजर ऑफ रिस्क। इस चैप्टर में हमें क्या करना है, हमें रिस्क कैलकुलेट करना है। तो वेरायंस इज अ मेजर ऑफ रिस्क। इट मेजर्स हाउ मच द डेटा deviates from mean, how much the data deviates from mean. What is the symbol of variance in this chapter? The symbol for variance will be sigma square. Sigma square is the symbol of variance. तो variance कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अरिथमेटिक मीन यानी एवरेज निकालना पड़ेगा, एवरेज मीन, एवरेज रिटर्न निकालना पड़ेगा। उसके लिए अगर मान लो आपको ईयर 1 2 3 दिया हुआ है, आपका रिटर्न दिया हुआ है 10%, 20%, 30%, तो पहले क्या करना, इसका टोटल करना और टोटल को 3 से डिवाइड करना, तो ये 20% आपका आ गया एवरेज रिटर्न। उसके बाद डेटा को देखना है कितना डेविएट हो रहा है अपने मीन से, तो ये है 10 माइनस 20। ओके, 10 माइनस 20 लिया, 20 माइनस 20, 30 माइनस 20। अगर मैं सिर्फ इनका टोटल करूंगा तो 0 आ जाएगा, इसका टोटल करेंगे -10, 0 + 10 0। तो वेरिएंस बोलता है नहीं, 0 आने से तो गलत हो गया, क्योंकि डेविएशन तो है, हमारा एवरेज 20 है और डेटा में 10 भी है 30 भी है, मतलब डेटा डेविएट हो रहा है। तो क्या करो, डेविएशन का स्क्वायर ले लो। तो डेविएशन का स्क्वायर ले लिया तो ये हो गया 100, ये हो गया 0, ये हो गया वापस 100, टोटल हो गया 200। तो ये हो गया डेविएशन का स्क्वायर। और उसके बाद हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस इज समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n। तो यहाँ पर वही लिखा 1/n ब्रैकेट में समेशन ऑफ द डेविएशन का स्क्वायर। हमारे एग्जाम्पल में 200 इज द डेविएशन, स्क्वायर उसका टोटल, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 3। तो आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन में 66.67, और इसका यूनिट लिखेंगे परसेंटेज स्क्वायर, क्योंकि हमने स्क्वायर किया था। 66.67% स्क्वायर। वेरिएशन वेरिएंस के साथ दिक्कत क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट है। उसका इंटरप्रिटेशन अगर मैं करने जाऊं तो आप बोलेंगे कि डेटा में तो 10, 20, 30 है, एवरेज 20 है, ये 66.67% क्या है। तो एक आम आदमी के लिए वो वेरिएंस को समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए हमने वेरिएंस को स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला बनाया है, जिसको समझना आसान है, जिसको समझना आसान है। फॉर एग्जाम्पल वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसी एग्जाम्पल को समझो कि हमने कैलकुलेट किया 66.67%। अब मैं उसका ले लूँगा स्क्वायर रूट, तो वो बन गया स्टैंडर्ड डेविएशन। 66.67 का स्क्वायर रूट लिया तो करीब ये 8.16% अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है। ये समझना थोड़ा आसान है। 8.16 का मतलब है कि ऑन एन एवरेज
the data deviates 8.60% from its mean। ये थोड़ा समझना इजी हो गया कि ऑन एन एवरेज डेटा अपने एवरेज से 8.16% डेविएट होता है दोनों साइड। ये चैप्टर रिस्क के बारे में है, तो 8.16 कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है। ज़्यादा हुआ तो एक्चुअली मुझे फ़ायदा होगा, तो इफ़ेक्टिवली स्पीकिंग घटने पे ही मुझे रिस्क है, बट फिर भी हम ऐसा लिखेंगे कि डेटा डेविएट्स ऑन एन एवरेज 8.16% फ्रॉम इट्स मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे? अगर आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिया हो, ऐसे दिया हो डेटा 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, इसको हम बोलते हैं पास्ट डेटा, ठीक है, पास्ट डेटा। तो उस केस में आप फॉर्मूला यूज करेंगे अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n। अगर आपने स्क्वायर रूट लिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, स्क्वायर रूट नहीं लिया तो वेरिएंस आ गया। ओके, हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज इसलिए करते हैं कि जैसा भी आपने देखा स्टैंडर्ड डेविएशन का जो यूनिट होगा वो जो डेटा का यूनिट था परसेंटेज, उसमें एक्सप्रेस हो रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन का यूनिट इज एज गुड एज द यूनिट ऑफ द इज सेम एज द यूनिट ऑफ द डेटा। वेरिएंस का जो यूनिट होता है वो होता है परसेंटेज स्क्वायर में, या स्क्वायर्ड यूनिट होता है, तो थोड़ा समझना मुश्किल होता है। और कई बार आपको फ्यूचर का डेटा दिया गया है और उसके बेसिस पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है। तो व्हेन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, वो बोल रहा है अगले साल ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो आपको डेटा कुछ इस तरह से दिया हुआ, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ 0.10, 0.50, 0.40, और उसके बाद आपको दिया हुआ है रिटर्न 10%, 20%, 30%। इस टाइप के क्वेश्चन को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट समेशन p इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, और अगर मैं ये स्क्वायर रूट निकाल दूं तो इसको बोलेंगे हम वेरिएंस, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल क्या है, ये सिग्मा। सिग्मा इज द सिंबल फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सिग्मा स्क्वायर इज द सिंबल फॉर वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन से वेरिएंस पे जाना हो तो स्क्वायर ले लेना, और वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन पे अगर आना हो तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, ओके। तो अभी हमने ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिमाग में बैठा लेना है। अगर आपको पास्ट डेटा दिया गया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए होगा अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n, और अगर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है तो अंडर रूट समेशन p इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। कुछ बच्चे गलती से इसको भी n से डिवाइड कर देते हैं, n से डिवाइड नहीं करना। यहाँ पे n जो है वो प्रोबेबिलिटीज़ का टोटल है, तो प्रोबेबिलिटीज़ का अगर मैं टोटल करूँ तो 1 आता है, इसलिए उसको 1 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या एक क्वेश्चन सॉल्व कर दें? स्टूडेंट जो होते हैं जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता है तब तक मन बेचैन रहता है। तो आपकी बुक में कुछ 10-12 पेज आगे बढ़िए और एंड में सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो एंड में सारे क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन एक के बाद एक मिलता जाएगा, स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर आएगा, वहाँ पर पहुँच जाना है। तो अभी आप पहुँचेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्या लिखा हुआ है, शेयर ऑफ ए लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग एसोसिएटेड रिटर्न विद प्रोबेबिलिटी। ये क्वेश्चन था और उन्होंने पूछा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। बहुत ही सीधा सच्चा सवाल, सीधा सीधा आपको रिटर्न दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी दी हुई है, तो इसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला प्रॉब्लम। उसको टेक्निकली एक्स एन टी प्रॉब्लम, एक्स एन टी, ठीक है। तो एंटीसिपेटेड यानी एक्सपेक्टेड डेटा के बेसिस पे निकालना है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन दिखा तो अब इसके पहला हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना होगा।
मीन निकालना होगा, एवरेज निकालना होगा। तो मीन, एवरेज या एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए हमने क्या डिस्कस किया है कि आप सीधा रिटर्न को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और एक बार एवरेज रिटर्न आ गया उसके बाद हम समेशन p इंटू आर माइनस आर बार स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपकी बुक में मैंने क्या किया है, समय आपका बहुत कीमती है तो ऑलरेडी ये 2 कॉलम मैंने प्री फिल कर दिया है। पहले थर्ड कॉलम की आप हेडिंग लिखिए, टोटल 4 कॉलम है, 2 प्री फिल्ड है। थर्ड कॉलम की हेडिंग लिखना है एक्सपेक्टेड रिटर्न। और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जहाँ नेगेटिव साइन होगा उसका ध्यान रखना, इधर कैलकुलेशन में इसको भी नेगेटिव लिखेंगे। आर यू रेडी? यस। 0.05 इंटू -20 -1, then -10 into 0.10 -1, 10 into 0.20 is 2, 15 into 0.25 3.75, 20 into 0.2 4, 25 into 0.15 3.75 और ये लास्ट वाला कितना आ रहा है 1.50। टोटल आप चेक करना, ठीक है। मेरे साथ साथ कॉपी जब करते होगे तो टोटल भी चेक करते रहना। अब आप लास्ट कॉलम का टोटल कर लीजिए। 2 फिगर नेगेटिव है, जरा ध्यान देना। तो टोटल आएगा 13%। अब यहाँ पर आप लिख दो परसेंट, 13%। ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न, मीन रिटर्न, एवरेज रिटर्न। अब लास्ट कॉलम जो है, ये लास्ट कॉलम, वहाँ की हेडिंग लिखेंगे आप P इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। P इंटू, ये 4th कॉलम है, P इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, P इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर लिख दिया। और आपका x बार यानी एवरेज कितना है 13। तो एक मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है अपने कैलकुलेटर में। ये फिगर है -20, तो रिटर्न मतलब x और x बार यानी एवरेज -13 स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, या इधर लिख देता हूँ मैं 0.05। तो कैलकुलेटर पे ये कैसे होगा, ये -20 है और -13 है। तो आप जानते हैं दोनों अगर माइनस हो तो टोटल हो जाएगा। तो जस्ट अपने कैलकुलेटर पे 20 टाइप करो, कैलकुलेटर पे +13 करो, इंटू इक्वल टू करो, इंटू 0.05 करो। तो आपके कैलकुलेटर पे ये पूरा कैलकुलेट होकर आ जाएगा। कितना हो गया 20 + 13 इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू का मतलब पावर 2। तो देखना 54.45 आएगा, ठीक है। एक और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये -10 है तो हमें -10 स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी करना है 0.10। कैलकुलेटर पे -10 होता है -20, तो आप 20 टाइप कर लो, स्क्वायर करो, इंटू इक्वल टू, इंटू 0.10 करना। तो 20 स्क्वायर 400 इंटू 0.10 40। सॉरी, आपका ये डिफरेंस 13 है। 1 मिनट, -10 एवरेज 13 था ना, मेरी गलती। -10 - 13 स्क्वायर इंटू 0.10। तो ये हो गया -23 स्क्वायर इंटू 0.10। चेक करना, 23 इंटू 23 इंटू 0.10, 23 इंटू इक्वल टू इंटू 0.10, इज इट 52.9? यस, समझ में आ गया। अब मैं आपको सिर्फ डिक्टेट करूंगा, आप करते जाना। 10 - 13 इंटू इक्वल टू इंटू 0.2, 1.8 आएगा। 15 - 13
into equal to into 0.25 is 1. 20 minus 13 into equal to into 0.2 9.8. 25 minus 13 into equal to 0.15 21.6. 30 minus 13 into equal to 14.45. अब इसका आप टोटल कर लीजिए, इसका जो टोटल आएगा दैट इज वैरिएंस, टोटल विल बी वैरिएंस। तो टोटल आ रहा है 156, ये आपके लास्ट कॉलम है, आपकी बुक में लास्ट कॉलम का टोटल 156 है। अभी रुकना नहीं है क्योंकि ये जो फिगर है वैरिएंस है, इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट। तो टेबल के नीचे जो जगह बनी हुई है वहाँ पर आप लिखो स्क्वायर रूट समेशन पी इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। 156 का स्क्वायर रूट ले लेंगे कैलकुलेटर पे, तो सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट 156। 156 का स्क्वायर रूट होगा 12.49%। 12.49%। ओके, तो दिस आंसर इज ओवर। यहां पर हमने दो चीजें सीखी, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना और वैरिएंस निकालना, और वैरिएंस से वापस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। ये मेथड तब यूज करना जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया होगा आपको। अभी मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन करवाऊंगा जहां पर आपको पास्ट डेटा दिया हुआ है, तो फिर हमारा जो प्रोसेस है वो थोड़ा चेंज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से है, ए लिमिटेड हैज द फॉलोइंग डिविडेंड पर शेयर एंड मार्केट प्राइस पर शेयर फॉर द ईयर 2002 to 2007, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिटर्न। और आपको 3 कॉलम दिए गए हैं, ईयर, डिविडेंड पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर। 2002, 3, 4, 5, 6, 7, और ये इन सालों में ये डिविडेंड दिया गया था और ये इनके प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ दैट ईयर है। इसके बेसिस पे, इतना इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिटर्न निकालना है। अब इस क्वेश्चन में रिटर्न परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, तो रिटर्न परसेंटेज नहीं दिया हुआ है तो पहले हमें हर एक साल का रिटर्न क्या है वो निकालना होगा। उसके लिए हमने रिटर्न का एक फॉर्मूला देखा था। रिटर्न अगर आपको किसी पर्टिकुलर ईयर का निकालना है तो आपको D1 प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0, याद है? इस फॉर्मूले से हमें रिस्पेक्टिव ईयर्स का रिटर्न्स निकल जाएगा। सर आपने 2002 को क्यों नहीं टिक किया? 2002 को इसलिए टिक नहीं किया कि 2002 का डिविडेंड तो है मेरे पास, प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर तो है मेरे पास, लेकिन प्राइस एट द बिगिनिंग नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम पिछले 5 सालों को ही सिर्फ यूज करेंगे और पहले रिटर्न इन परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी वाला नहीं, पास डेटा, लास्ट के 5 साल में ये हमें रिटर्न मिला, तो एक सिंपल एवरेज से हम पहले एवरेज रिटर्न निकाल लेंगे, उसके बाद डेविएशन और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। राइट, तो आपकी बुक में लिखना आप आंसर, फॉर्मेट बना दिया गया है क्योंकि आपका समय कीमती है। सो कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, पहला टेबल में मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालूंगा। ये फर्स्ट आंसर थोड़ा विस्तार से मैं करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे कंट्री में ऐसे हैं जिनको मैथ्स में थोड़ी दिक्कत होती है, तो सबको साथ लेकर चलना है। ठीक है, सिर्फ मुझे आता है ये काफ़ी नहीं है, स्टूडेंट्स को भी आना चाहिए। फाइनली उनको एग्ज़ाम देना है, मेरा क्या है, मैं तो पास हो गया, नेक्स्ट। तो पहले फॉर्मेट समझो, आपकी बुक में फॉर्मेट बना हुआ है, ईयर, एक्सपेक्टेड प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर, एक्सपेक्टेड प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, दोनों का डिफरेंस कैपिटल गेन P1 माइनस P0, डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है,
कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड मतलब हमें टोटल रिटर्न इन रुपीज़ मिलेगा, और रिटर्न इन रुपीज़ को प्राइस एट द बिगिनिंग से डिवाइड करेंगे तो रिटर्न इन परसेंटेज मिलेगा। तो नीचे आप कॉलम नंबर लिख लो, ये कॉलम नंबर से 1 2 3, 4:2 - 3, 5, 6 = 4 + 5 एंड 7 is 6/3। 6 क्या है? रिटर्न, 3 है आपका बिगिनिंग प्राइस। ओके, अब इस क्वेश्चन में जैसा कि मैंने कहा 2003 से स्टार्ट करेंगे, 2002 से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 2002 का अगर मैं रिटर्न निकालने जाऊं तो मुझे 2001 का क्लोजिंग प्राइस चाहिए, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। सो लेट अस स्टार्ट विथ 2003, 4 5 6 7, और आपकी क्वेश्चन में लास्ट कॉलम में ये प्राइस दिया हुआ है, तो वहाँ से पहले हम प्राइस कॉपी कर लेते हैं। 20.75, 30.88, 67, 100, 154, और प्राइस एट द बिगिनिंग कैसे निकालेंगे? जो 2002 का क्लोजिंग है 31.25, वो 2003 के लिए बिगिनिंग हो जाएगा। 2003 का जो क्लोजिंग है 20.75, वो 2004 के लिए बिगिनिंग हो जाएगा। उसी तरह क्या करना, इस नंबर को 30.88 को इधर शिफ्ट कर दो, 30.88, 67 को यहाँ शिफ्ट कर दिया, 100 को यहाँ कर दिया। अब जल्दी से कैपिटल गेन निकाल लो। कैपिटल गेन की जगह कैपिटल लॉस आया तो नेगेटिव लिखना है। कॉलम नंबर 2 - 3, 20.75 - 31.25 इज इक्वल टू, तो ये आंसर -10.5 आ रहा है, करेक्ट? चेक करना, 30.88 - 20.75 इज इक्वल टू 10.13, 67 - 30.88, 36.12, 100 - 67, 33, 154 - 100, 54। ये हो गया कैपिटल गेन, यानी P1 - P0। डिविडेंड दिया हुआ है, क्वेश्चन में जाते हैं मिडिल वाले कॉलम में। 2003 का डिविडेंड देखना 1.53 है, 2004 इज 1.53, और उसके बाद 2 2 3, राइट। अब हम निकालेंगे रिटर्न इन रुपीस, मतलब कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड। ये न्यूमरेटर का टोटल आ गया रिटर्न इन रुपीस, तो जल्दी से ठीक से टोटल करना। ये -10.5 प्लस 1.53, तो दैट इज इक्वल टू 8.97 नेगेटिव। एक नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव रहेगा। अभी 10.13 प्लस 1.53, 11.66, 38.12, 35, 57। कई बार कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होती, जैसे ये सिंपल में। मेन जो कॉलम जिसके लिए हमने ये टेबल बनाया वो लास्ट कॉलम है, दैट इज कॉल्ड रिटर्न परसेंटेज। इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड इन नोइंग रिटर्न इन परसेंटेज। एब्सोल्यूट फिगर से समझ में नहीं आता है, ये 57 ज़्यादा है या कम है नहीं समझ में आता है, उसके लिए हमें परसेंटेज में तब्दील करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। आगे बढ़ें, 8.97 डिवाइड बाई 31.25 इंटू 100, तो दिस इज -28.7%। चेक करना, 11.66 डिवाइड बाई 20.75 इंटू 100, 56.19। मेमोरी प्लस, आपको मेमोरी प्लस में डालो, बाद में टोटल करना है। 38.12 डिवाइड बाई 30.88, 123.45%। 35 डिवाइड बाई 67, 52.24। लास्ट 57 डिवाइड बाई 100, ये तो मैं भी बता सकता हूँ, 57%। अब इन चारों पॉजिटिव को पहले ऐड करो, इन नेगेटिव को माइनस करो, तो वो हमें देगा
टोटल, यानी 5 साल के रिटर्न का टोटल 260.18% है। ये एवरेज नहीं है, ये टोटल ऑफ 5 साल का रिटर्न है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, बचपन वाला फॉर्मूला, टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो x बार इज इक्वल टू, ये यानी एवरेज इक्वल टू, एवरेज रिटर्न इज इक्वल टू 260.18 डिवाइड बाई 5, जरा चेक करना कितना आता है, 52.036%। ये हो गया हमारा एवरेज रिटर्न, 52.036%। ओके, अब ये हम यूज करेंगे अगले कैलकुलेशन में, भूलना मत, 52.036%। तो नेक्स्ट जो टेबल है वहां पर हम लिखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 के सामने लिखना कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। नीचे 3 कॉलम ड्रॉ करेंगे, ईयर, दूसरा कॉलम रिटर्न, रिटर्न के साथ ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स। रिटर्न इन परसेंटेज लिख दो, आपको फ्यूचर में कंफ्यूजन नहीं होगा कि रिटर्न इन रुपीस लेना है या रिटर्न इन परसेंटेज, ऑलवेज रिटर्न इन परसेंटेज लेना है। और लास्ट कॉलम है एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी नहीं है, बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन का पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी आप ईयर कॉलम में लिख दो 2003, 4, 5, 6, 7। और ये रिटर्न परसेंटेज कहाँ से आएगा, पिछले टेबल की लास्ट कॉलम, पिछले टेबल की लास्ट कॉलम पे जाओ, वहाँ पर मिलेगा आपको एक -28.7%, 56.19%, 123.45%, 52.24%, 57%। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको एवरेज कितना था याद है, 52.036। तो हर बार ये नंबर आपको माइनस करना है और उसका स्क्वायर लेना है। जैसे पहले वाले का मैं बता रहा हूँ, अगर ये भी माइनस और ये भी माइनस है ना, तो अपने कैलकुलेटर पे दोनों को ऐड कर दो। टाइप करना 28.7 प्लस 52.036 इंटू इक्वल टू, स्क्वायर करना तो इंटू इक्वल टू, चेक करना 6517.80 आ रहा है। फिर 56.19 माइनस कैलकुलेटर पे 52.036 इंटू इक्वल टू 17.27, 123.45 माइनस 52.036 इंटू इक्वल टू 5100.25। थोड़ा बहुत डिफरेंस है लास्ट में डेसिमल के बाद, तो परेशान मत हो, जो आपके कैलकुलेटर पे आ रहा है लिख लो। 52.24 माइनस 52.036, तो यहाँ तो डेविएशन बहुत कम है, तो आंसर भी बहुत छोटा आएगा, 0.042। 57 माइनस 52.036 इंटू इक्वल टू 24.66। अब हमें टोटल करना है, तो आप कैलकुलेटर पे शांत मन से सॉल्व करो, टोटल ले लो। और अगली बार से ध्यान रखना, ये लास्ट कॉलम जब रहता है और अगर मैं उसका टोटल करना होता है तो m प्लस फंक्शन यूज़ करना, तो जल्दी हो जाएगा। तो टोटल आ रहा है 11660.02, 11660.02। ओके, 11660.02 आ गया हमारा टोटल। ये क्या आंसर है? नहीं। क्या ये वेरिएंस है? नहीं, क्योंकि जब आपने नंबर ऑफ ईयर्स लिया है तो वेरिएंस निकालने के लिए भी इसको नंबर ऑफ ईयर्स 5 से डिवाइड करेंगे तो वेरिएंस आएगा, फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। तो नीचे लिखना स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू, स्टेप 2 के नीचे जगह है वहाँ पे लिखो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n। क्या हमें एग्जाम में फॉर्मूला लिखना चाहिए? अवश्य लिखना चाहिए। इक्वल टू
अंडर रूट 1166.02, ये जो फिगर आपका यहाँ पर है उसे यहाँ पर कॉपी कर लो, डिवाइड बाई 5 ईयर्स, ये 1 2 3 4 5, ये 5 जो आपने लिया जिसका एवरेज वो है। सर क्वेश्चन में तो 6 ईयर्स दिया हुआ, एक हमने कंसीडर नहीं किया। तो कैलकुलेटर पे पहले नंबर टाइप करो, डिवाइड बाई 5 करो, स्क्वायर रूट प्रेस करेंगे, यू विल गेट 48.29%। तो इस तरह से अगर आपको पास्ट ऑब्जर्वेशन दिया, पास्ट डेटा, पिछले 5-6 साल का डेटा दिया गया है और आपसे स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा है, तो इस प्रोसेस से आंसर आएगा, राइट। समझ के आगे बढ़ो जवान। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन जो है इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्वेश्चन मैं आपकी बुक से पढ़ रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड। तो इस बार उन्होंने आपको बोला है कि दो चीज़ कैलकुलेट करो, एक एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक स्टैंडर्ड डिविएशन, और उन्होंने दिया अभी करंट शेयर प्राइस इज 261.25। तो आपको अभी की प्राइस दी हुई है 261.25 और उन्होंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है। प्रोबेबिलिटीज़ क्या दी है उन्होंने कि आने वाले साल में इकोनॉमिक कंडीशन हाई ग्रोथ हो सकती है, एक्सपांशन हो सकता है, स्टेबल हो सकता है, डिक्लाइन, जिनकी प्रोबेबिलिटी 0.25, 0.25, 0.25, 0.25। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो प्राइस है आज की प्राइस है, प्राइस यहाँ से 305.50 पे भी जा सकता है अगर हाई ग्रोथ का सिनारियो रहा, तो 285.50 पे जा सकता है अगर एक्सपांशन वाला सिनारियो रहा, तो और 261.25 पे भी अटक सकता है अगर स्टेबल हो, और अगर मान लो इकोनॉमिक कंडीशन डिक्लाइन हो गया तो आपकी शेयर की प्राइस 243.50 हो सकती है। ये सारे नंबर P1 हैं, ये भी हो सकता है या ये हो सकता है या ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। यहाँ पर गलती क्या करते हैं हम लोग पहले इन दोनों को कंपेयर करके P1 माइनस P0, उसके बाद कुछ विद्यार्थी इन दोनों को कंपेयर करने लग जाते हैं, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को। नहीं, ये सब ईयर 1 के ही प्राइस हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या फिर ये 4 साल नहीं है, ये 4 प्रोबेबिलिटीज़ हैं। ओके, तो इसलिए क्वेश्चन समझना जरूरी है, और आपको क्वेश्चन में डिविडेंड भी दिया हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, आपकी बुक में ये टेबल मैंने ड्रॉ कर दिया है ताकि आपका जो समय है वो बचे। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो इस टेबल के ऊपर एक हेडिंग बस लिखना रह गया था, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। टेबल समझने की कोशिश करो। टोटल मैंने 9 कॉलम ड्रॉ किए हैं। अगर आपके पास एग्ज़ाम में टाइम कम है तो आप कुछ कॉलम कम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम में आपको सिर्फ ये प्रोबेबिलिटी चाहिए, ये रिटर्न परसेंटेज चाहिए और एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिए। तो अगर मान लो एकदम ही कम टाइम बचा है, मेरे पास 2 मिनट ही बचे हैं, तो बाकी कॉलम आप एलिमिनेट कर सकते हैं और डायरेक्टली ये 3 कॉलम से पहला स्टेप हो जाएगा। तो पहले एक बार कुछ टेबल समझ लेते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन, प्रोबेबिलिटी दी हुई है, एक्सपेक्टेड प्राइस एट द एंड ऑफ ईयर 1 दिया हुआ है, बिगिनिंग दिया हुआ है, कैपिटल गेन हम कैलकुलेट करेंगे, डिविडेंड दिया हुआ है, रिटर्न इन रुपीज़ कैलकुलेट करेंगे, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल गिव मी एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, ये जो हम कर रहे हैं ये सिर्फ प्रैक्टिस करके ही आपका इसमें परफेक्शन आएगा। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो,
तो अपने आप फिर ये आपको टेबल बनने लगेगा, बहने लगेगा। स्टार्ट। कॉलम नंबर लिख दिया है मैंने, कुछ कॉलम मैंने प्री फिल भी कर दिया है ताकि हमारे महान स्टूडेंट्स का टाइम बचे। ये 3 कॉलम ऑलरेडी क्वेश्चन से कॉपी किया गया है। ये कॉलम इसलिए मैंने नहीं लिखा, मैं देखना चाहता हूँ कि आप यहाँ क्या लिखेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट क्या करता है, पहला नंबर तो 261.25 ठीक लिख देता है। कुछ स्टूडेंट कई बार ये नंबर कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं, गलत होगा। ये क्वेश्चन पास डेटा का नहीं है, फ्यूचर डेटा है, यानी कि 261.25 हमारा P0 हर बार रहने वाला है। यहाँ से इधर भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से, लेकिन स्टार्टिंग नंबर जो है वो सेम रहेगा। अभी आपको एक कैलकुलेशन करना है कैपिटल गेन की, दोनों का डिफरेंस लिखो, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ एक केस में नेगेटिव भी हो सकता है। तो 24.25 ये वाला मैं बताऊंगा 0, लास्ट वाला नेगेटिव है 17.75। ओके, डिविडेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो टोटल रिटर्न इन रुपीस कितना होगा? टोटल रिटर्न इन रुपीस होगा 44.25 प्लस 4, 48.25, 24.25 प्लस 3.25, यानी ये कितना होगा 27.50, ये होगा 2.50, ये होगा माइनस 15.75। अब आपको रिटर्न इन परसेंटेज निकालना है, समझ के करेंगे तो अपने आप आंसर सही होगा। ये हमारा रुपया में रिटर्न है और इस प्राइस पे हम मार्केट में इंटर करेंगे, तो मुझे कितना रिटर्न इन परसेंटेज मिलने की उम्मीद है? 18.47। और अगर मैं यहाँ इंटर करता हूँ और एक्सपांशन होता है तो मेरा रिटर्न का पॉसिबिलिटी क्या है? मेरे रिटर्न का पॉसिबिलिटी है 10.53%। ओके, नेक्स्ट इज 2.50 डिवाइड बाई 261.25, 0.96%, लास्ट वाला नेगेटिव आएगा, माइनस 15.75 डिवाइड बाई 261.25, माइनस 6.03% आ रहा है। तो अभी आपको क्या करना है, कॉलम नंबर 2 इंटू कॉलम नंबर 8। कॉलम नंबर 2 क्या है? प्रोबेबिलिटी। अच्छी बात है, सबका एक ही है 0.25, और ये आपका 4 पॉसिबल रिटर्न है डिपेंडिंग अपॉन कि इकोनॉमी किस डायरेक्शन में आगे जाती है। तो नेक्स्ट मल्टीप्लाई करके टोटल भी करना है, तो m प्लस फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है मेरे साथ। 0.25 इंटू 18.47 इज इक्वल टू मेमोरी प्लस 4.62, 0.25 इंटू 10.53 इक्वल टू m प्लस 2.63, 0.25 इंटू 0.96 इक्वल टू m प्लस 0.24, 0.25 इंटू माइनस 6.03 माइनस 1.51, माइनस आ रहा है ना तो m माइनस प्रेस कर दो, m माइनस है ना, फिर MRC प्रेस करना 5.98%। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है। एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है ये एग्जाम पर्पस के लिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब ये आगे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में मदद करेगा। तो नेक्स्ट टेबल जो है कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वहाँ पर आपकी बुक में 3 कॉलम बने हुए हैं। पहला कॉलम छोड़ दो, आप मत लिखो, हाई ग्रोथ एक्सपांशन स्टेबल, आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करो प्रोबेबिलिटी से, या तो एक कॉलम चाहिए तो स्केल से
इन दोनों के बीच में एक ड्रॉ कर लो। ओके, प्रोबेबिलिटी दी हुई है आपको 0.25, 4 बार लिख दीजिए। पिछले टेबल पे जाओ, पिछले टेबल पे जाओ, देखो वहाँ पे रिटर्न परसेंटेज क्या था। ये जो लास्ट वाला कॉलम है इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। 18.47, 10.53, 0.96, 6.03। अब आपको क्वेश्चन में देखना है कि पास डेटा वाला क्वेश्चन है या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्यूचर डेटा है। तो साफ जाहिर है कि ये फ्यूचर वाला क्वेश्चन है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए? r माइनस आर बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, r माइनस आर बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी। ये है r और r बार था आपका 5.98, तो 8.47 टाइप करो माइनस 5.98 इंटू इक्वल टू इंटू 0.25 इक्वल टू मेमोरी प्लस करना। तो आप देखेंगे आपके कैलकुलेटर पे कुछ 39 के आसपास आ रहा है। ओके, 39। फिर से एक बार, अब मैं आपको डिक्टेट करूंगा, कैलकुलेटर पे ठीक से करना। 10.53 माइनस 5.98 इंटू इक्वल टू इंटू 0.25 इज इक्वल टू मेमोरी प्लस 5.98, 5.98। नेक्स्ट 0.96 माइनस 5.98 स्क्वायर इंटू 0.25 इंटू 0.25, 6.30। अब ये यहाँ जरा ध्यान देना है, ये ऑलरेडी माइनस 6.03 है और अगर मैं माइनस 5.98 करूँ तो इन दोनों नंबर को एक्चुअली मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो अपने कैलकुलेटर पे 6.03 करो, प्लस कर दो क्योंकि माइनस माइनस हो गया और आप जानते हैं माइनस का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो प्लस हो जाता है। इंटू 0.25 इंटू 0.25, अब आ गया 36.06 मेमोरी प्लस। अगर आप मेमोरी प्लस फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो मेमोरी रिकॉल करना, आपका टोटल आएगा 86.54। ये हो गया वेरिएंस, इसका नाम क्या है? वेरिएंस। और अगर मैंने इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो ये बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट समेशन पी इंटू आर माइनस आर बार स्क्वायर। ओके, तो ये 86.54 का स्क्वायर रूट कितना आ रहा है? 9.3%। 9.3% इज द स्क्वायर, इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप सॉल्व करना है। अपने आप चाहो तो दोनों टेबल को मर्ज कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम में आप देखोगे समय कम रहता है तो सिर्फ ये वाला एक एक्स्ट्रा कॉलम हमने ड्रॉ किया। ये 3 कॉलम ऑलरेडी थे पहले वाले टेबल में, तो आप क्या करना, पहले वाले टेबल में एक कॉलम और लास्ट में ऐड कर देना, r माइनस आर बार स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो 2 टेबल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, समय कम है, एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम रहता है इस सब्जेक्ट में और कैलकुलेशन अच्छे से करना, उसमें गलती करने का हमारे पास कोई स्कोप नहीं है। तो अभी हमने क्या कैलकुलेशन करना सीखा? रिटर्न, स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। सपोज 2 स्टॉक है, एक का रिटर्न 10% है, एक का 15 है, तो हम कहेंगे अगर रिटर्न के बेसिस पे डिसीजन लेना हो तो हम कहेंगे कि बी इज बेटर, इसका रिटर्न हाई है। स्टैंडर्ड डेविएशन इसका 12% है, इसका 15% है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ए का कम है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि ए का रिस्क ज़्यादा है, रिटर्न भी ज़्यादा है, बी का
ए का रिस्क भी कम है और रिटर्न भी कम है, बी का रिस्क भी ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा है। अगर मुझे सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे जजमेंट लगाना हो तो कई बार हमसे गलती हो सकती है, क्योंकि फिर हम रिटर्न को इग्नोर कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे जजमेंट लगाएंगे तो हम रिस्क को इग्नोर करेंगे। जब भी आप कंपेयर करोगे तो रिटर्न को रिस्क के साथ रखकर कंपेयर करना है, रिटर्न को रिस्क के साथ रख के कंपेयर करना है, तो फिर आपको सही जजमेंट मिलेगा कि व्हाट इज योर रिलेटिव रिस्क। स्टैंडर्ड डेविएशन विल गिव यू एब्सोल्यूट रिस्क, ओके। अब मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा बदलता हूं, आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, ए का रिटर्न है 10%, बी का रिटर्न है 15, ए का स्टैंडर्ड डेविएशन है 12 और बी का स्टैंडर्ड डेविएशन है 30। तो देखकर क्या लगता है आपको कि बी का एब्सोल्यूट रिस्क बहुत ज़्यादा है, बी का एब्सोल्यूट रिस्क 30% बहुत ज़्यादा है ए के मुकाबले। तो क्या बी ए के मुकाबले रिस्की है? हमें उनका रिटर्न भी देखना है। ए का रिटर्न 10% है और बी का रिटर्न 15% है। तो अब एक कॉन्सेप्ट आता है हमारी लाइफ में जिसका नाम है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोलता है हमें रिस्क और रिटर्न को साथ में रखकर देखना चाहिए, एंड देन वी कैन टेल which is relatively riskier. Coefficient of variation measures relative riskiness. Relative riskiness. तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, अगर किसी को याद हो तो फॉर्मूला है इट इज अ मेजर ऑफ रिस्क पर यूनिट ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। ये बोलता है सिर्फ रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन के रूप में इनफ नहीं है, वन हैज टू ऑल्सो सी रिटर्न, या सिर्फ रिटर्न इनफ नहीं है, वन शुड ऑल्सो सी द रिस्क दैट इज टेकिंग, एंड देयरफॉर यू कैलकुलेट व्हाट इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रिटर्न। सिग्मा अपॉन आर बार is coefficient of variation. Coefficient of variation measures how much risk per unit of return you are taking. How much risk for one unit of return you are taking. एक बार पिछले एग्जाम्पल पे जाते हैं। यहाँ पर मैंने 12 स्टैंडर्ड डेविएशन है, डिवाइड बाई 10, तो 1.2 will be the coefficient of variation, 12 डिवाइड बाई 10, और यहाँ पे 30 डिवाइड बाई 15, 2। तो जरा इंटरप्रिटेशन देखना, एक यूनिट ऑफ रिटर्न के लिए हम 1.2 रिस्क ले रहे हैं, यहाँ पर एक यूनिट ऑफ रिटर्न के लिए हम 2 रिस्क ले रहे हैं, तो हम कहेंगे B इज रिलेटिवली रिस्कियर। इस एग्जाम्पल में B इज रिलेटिवली रिस्कियर ऑल्सो, एंड B इज रिस्कियर इन एब्सोल्यूट सेंस ऑल्सो। लेकिन कई बार अपोजिट भी हो सकता है, जैसे क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज करेंगे अभी। कई बार रिवर्स भी हो सकता है कि एक का एब्सोल्यूट रिस्क ज़्यादा है और दूसरे का रिलेटिव रिस्क ज़्यादा है। जैसे इसका मान लो स्टैंडर्ड डिवीजन 16 है, तो अब मैं ज़रा 16 डिवाइड बाई 15 करूँगा तो ये 1.07 आ रहा है। अब इस प्रॉब्लम में क्या होगा, अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को देखूं तो B का एब्सोल्यूट रिस्क ज़्यादा है, अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को देखूं तो A का रिलेटिव रिस्क ज़्यादा है। अगर इन्वेस्टर का डिसीजन मान लो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बेसिस पे होता है तो इस केस में बोलेगा कि मैं B को सिलेक्ट करूंगा बिकॉज B का रिलेटिव रिस्क कम है, ओके। तो ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का रोल है। इसके ऊपर जनरली क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ही रेयरली आते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो अ मेजर ऑफ रिस्क। इट इज़ यूजफुल फॉर कंपेयरिंग 2 और मोर सिक्योरिटीज हुज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड रिटर्न्स आर डिफरेंट। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन और रिटर्न अलग अलग हैं, अलग अलग सिक्योरिटीज़ के, तो उस केस में
हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे एंड वी कैन कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड फाइंड आउट कि विच स्टॉक इज रिलेटिवली रिस्कियर। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ 4 नंबर। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन का जवाब बहुत सारे लोग गलत देते हैं और आप भी अपने मन में ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपकी बुक से पढ़ देता हूँ। इवैल्यूएट 2 सिक्योरिटीज, 2 सिक्योरिटी दिए गए हैं, उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है 12%, 20%, उनका स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है 9% और 10%। क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बहुत इजी है। जो डिफिकल्ट पार्ट है वो सेकेंड पार्ट है, ऑल्सो एडवाइज द स्टॉक टू बी परचेज्ड। ऑल्सो एडवाइज द स्टॉक टू बी परचेज, वो मैं बाद में चर्चा करूंगा। पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ए का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है। तो आप बोलेंगे तो बहुत इजी है, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन रिटर्न, सिग्मा अपॉन आर बार। तो नीचे लिखना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू सिग्मा अपॉन आर बार 9 अपॉन 12, 0.75, 10 अपॉन 20 इज 0.50। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ए के केस में रिस्क इज 0.75 फॉर 1 यूनिट ऑफ रिटर्न, और बी के केस में रिस्क इज 0.50 फॉर 1 यूनिट ऑफ रिटर्न। सो आप कहेंगे कि ए इज रिलेटिवली रिस्कियर। ए इज रिलेटिवली रिस्कियर देन बी बिकॉज यहाँ पे हमारा रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न हाई है, जबकि बी हैज अ हायर एब्सोल्यूट रिस्क। स्टैंडर्ड डेविएशन इज एब्सोल्यूट टोटल रिस्क। ओके, तो ये बी का ज़्यादा है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ईमानदारी और सज्जनता के साथ मन ही मन सोचें कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। विच सिक्योरिटी द इन्वेस्टर शुड परचेज, ए या बी? ए एंड बी दोनों के बीच किसका चुनाव होना चाहिए? तो यहाँ पर 2 टाइप के आंसर हो सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे ए और कुछ लोग बोलेंगे बी। ओके, कुछ लोग सोचेंगे कि बी में अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे 20% एक्सपेक्टेड रिटर्न है, तो मुझे हाई रिटर्न चाहिए चाहे कितना भी रिस्क हो। और कुछ लोग बोलेंगे नहीं, हमें अपना टोटल रिस्क मिनिमाइज करना। ये तो एब्सोल्यूट रिस्क रिलेटिव है नीचे, लेकिन ए का खुद का रिस्क तो बी से कम है, हम रिस्क मिनिमाइज करना चाहते हैं। कोई आदमी इसको देखकर बोलेगा कि बी का रिलेटिव रिस्क कम है, तो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न को देखकर डिसीजन लेंगे या स्टैंडर्ड डेविएशन को देखकर डिसीजन लेंगे या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को देखकर डिसीजन लेंगे। राइट, तो ये एक मुश्किल सवाल है। अब इस क्वेश्चन को आप भूल जाओ। ठीक है, इसकी जगह आप सोचो कि ये ए नहीं है, ये एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एफडी है, और ये बी नहीं है। बस सोचो, आप कुछ मत करो नोटबुक में, आप सोचो कि ये जो बी नहीं है ये कोऑपरेटिव बैंक है, एक कोऑपरेटिव बैंक है। अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट किया तो 12% वो आपको रिटर्न देंगे। कोऑपरेटिव बैंक में इन्वेस्ट किया तो आपको ऑब्वियसली ज़्यादा देंगे, 20%। रिस्क देखेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एसबीआई 9 है, कोऑपरेटिव बैंक 10 है, तो फिर हमने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाला 0.75, 0.50। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जमा करेंगे अपना या कोऑपरेटिव बैंक में? आपको जो ये जो लाखों रुपए स्टाइपेंड में कमाए हो, हजारों लाखों करोड़ों तो नहीं बोलूँगा, तो वो उसको कहाँ डिपॉजिट करोगे, एसबीआई में या कोऑपरेटिव बैंक में? तो अब आपका जवाब है बहुत सारे बच्चों का एसबीआई। वही एसबीआई को मैंने थोड़ी देर पहले ए और बी तो लिखा था, सिचुएशन तो वही है, लेकिन कुछ लोगों का जवाब है कोऑपरेटिव बैंक। तो अगर मैं सही जवाब लिखना चाहूँ तो इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है। देयर विल बी पीपल हु विल गो टू एसबीआई एंड इन्वेस्ट देयर मनी, लेकिन अगर सिर्फ एसबीआई ही आंसर होता
तो दुनिया के सारे कोऑपरेटिव बैंक अब तक बंद हो चुके होते हैं। देखो आसपास कितने कोऑपरेटिव बैंक है, जनता सहकारी बैंक, रूपी कोऑपरेटिव बैंक, राजश्री साहू सहकारी बैंक, महेश सहकारी बैंक, ये कॉस्मोस सहकारी बैंक, ये मुझे आसपास दिखते हैं इस रोड पे जब मैं घर से क्लास तक आता हूँ तो। और ऐसे कितने सारे, एक से एक नाम भी रहते हैं उनके, ठीक है, भगवान के नाम पे, नेता के नाम पे, तो उसमें भी लोग डिपॉजिट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब है, अगर आपको हाई रिटर्न चाहिए तो आप कोऑपरेटिव बैंक में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अगर आपको रिस्क नहीं लेना है, और रिस्क यहाँ पे नहीं लेने का मतलब एब्सोल्यूट रिस्क देखना है, उस पर्टिकुलर स्टॉक का रिस्क देखना है, वो कम है, तो एसबीआई में इन्वेस्ट करेंगे। अब मैं वापस इसको हटा देता हूँ, इसको ए और बी पे ले आता हूँ, तो इसका आंसर होगा कि द सिक्योरिटी ए और बी, नीचे नोट में लिखना, द सिक्योरिटी ए और बी विल बी सिलेक्टेड depends upon the risk perception of the investor, depends upon the risk perception of the investor. If the investor is willing to take higher risk for higher return, if the investor is willing to take higher risk for higher return, he will opt for security B. He will opt for security B. However, if the investor does not want to take high risk, if the investor does not want to take high risk, रिस्क के बाद ब्रैकेट में लिखना स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर हम किस रिस्क की बात कर रहे हैं, दोनों जगह पे स्टैंडर्ड डेविएशन की। He will opt for security A. He will opt for security A. He will opt for security A. ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अभी भी कुछ लोग जो है वो कन्विंस नहीं हुए हैं, उनके लिए मैं वापस एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज आप एक टेलीविज़न प्रोग्राम केबीसी में सिलेक्ट हो गए और आपने सही जवाब देते देते अब आप पहुंच गए 1 करोड़ रुपीस के क्वेश्चन पे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे 1 करोड़ रुपए के लिए, ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं और ऑप्शन देखकर आपको कुछ याद नहीं आ रहा कि हमने कभी ऐसा सुना भी है कि ऐसा कुछ होता है दुनिया में। कुछ तो सवाल ऐसा था गंदा सा, न तो सवाल का पता है, न उसके किसी ऑप्शन का पता है। और खेल का एक नियम है, सही जवाब देंगे तो 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा, लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो एक अमाउंट जो है आप लूज कर जाएंगे। तो जो भी अमाउंट आपने अब तक जीत रखा है, सपोज आपने ऑलरेडी 50 लाख रुपीस जीत लिया है, लेकिन अगर जवाब गलत हो गया तो आप 3.2 लाख ही सिर्फ लेकर जा पाएंगे और बाकी पूरा अमाउंट आपका गया। अब बोलो क्या करोगे, खेलोगे या क्विट करोगे? अभी अगर आप केबीसी प्रोग्राम आपने टीवी पे देखा है जिसके होस्ट अमिताभ बच्चन हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि 1 करोड़ रुपए पे कई बार कैंडिडेट्स पहुंचे हैं और 2 टाइप के कैंडिडेट आपने देखा। कुछ ने कहा सर आई विल क्विट, थैंक यू वेरी मच, आई एम हैप्पी विथ वॉट एवर आई हैव अर्नड। लेकिन कुछ कुछ एपिसोड में ऐसे भी मुझे प्लेयर देखने मिले और आपको भी देखने मिले होंगे, कैंडिडेट कहता है सर आई विल प्ले, तो अमिताभ बच्चन जी उसको बोलते हैं एक बार वापस सोच लो, मेरा काम है आपको बताना, अगर आप हार गए तो 3,20,000 रुपए पे गिर जाएंगे। तो कैंडिडेट कहता नहीं मैं खेलूंगा, क्योंकि अगर मैं जीत गया तो मैं 50 लाख से 1 करोड़ रुपए पे भी पहुंच जाऊंगा, मेरी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी 1 करोड़ रुपए मिलने के बाद।
मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है, तो वो खेलता है। अब आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। दो प्लेयर हैं, एक है मिस्टर सुरेश, एक है मिस्टर रमेश। मैथमेटिकली अगर मैं देखूं तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूरा लिख देता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दोनों के लिए तो सेम ही है ना। दोनों का रिस्क क्या है, 50 लाख से 3.2 लाख पे चले जाओगे। दोनों का रिस्क रिटर्न सेम है, 50 से 1 करोड़ पे पहुंच जाओगे। तो मैथमेटिकली अगर मैं सोचूं तो दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तो सेम है, लेकिन रमेश कहता है आई क्विट, सुरेश कहता है आई विल प्ले। अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लगाता तो दोनों या तो क्विट करते या दोनों प्ले करते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन में जहां बात रिस्क की चलती है, इट इज प्योरली अ पर्सनल जजमेंट। कितना रिस्क कितने रिटर्न के लिए लेना है, ये एक पर्सनल मैटर है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर यही हो सकता है। अगर आप अज्यूम करेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखकर हमें डिसीजन लेना है, तो इसका मतलब आप ये अज्यूम करते हैं कि दुनिया के सभी व्यक्ति सेम सिचुएशन में सेम डिसीजन लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जो आपको मैंने एग्जाम्पल के द्वारा कन्विंस करने की कोशिश की। अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। जब भी कॉन्सेप्ट आएगा थियरी वाले पार्ट पे आ जाना है, और जब भी प्रॉब्लम्स आएंगे तो प्रॉब्लम वाले पार्ट पे चले जाना है, ठीक है। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है कोवेरिएंस का। What is covariance between stock and the market, या what is covariance between any two variables। तो जरा क्लोजली देखना इस वर्ड को, कोवेरिएंस। इट मेजर्स द जॉइंट वेरिएशन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो वहां पर एक नोट लिखेंगे, व्हाट इज कोवेरिएंस। थोड़ी सी राइट साइड में जगह है, वहां पे लिख लो, इट मेजर्स joint variation of, it measures joint variation of two variables. It measures joint variation of two variables, comma, that is how the two variables move with in relation to each other. How the two variables move in relation to each other. तो दैट इज कॉल्ड कोवेरिएंस। कोवेरिएंस का हमारे इस चैप्टर में क्या रोल है? कोवेरिएंस का रोल ये है कि जब हम कोई पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं तो उसमें दो स्टॉक होते हैं, दो या दो से ज़्यादा, उनके बीच आपस में कोवेरिएंस होगा। कोवेरिएंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर कोवेरिएंस पॉजिटिव है मतलब वो जनरली सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, और अगर कोवेरिएंस नेगेटिव है इसका मतलब जनरली वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो कोवेरिएंस से हमें पता चलता है कि ये जो स्टॉक्स है ये सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं या अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। सो वी गेट टू नो whether the two variables move in same direction or opposite direction. We get to know whether the two variables move in same direction or opposite direction. Whether the two variables move in same direction or opposite direction. तो इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे पता चलता है कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है या लेस डाइवर्सिफाइड है या डाइवर्सिफाइड नहीं है।
अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है मतलब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, एक का लॉस दूसरे का गेन, एक का गेन दूसरे में लॉस, इससे हमारा रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। जैसे मान लो कि दो कंपनीज हैं, एक का नाम है आइसक्रीम लिमिटेड और एक का नाम है हॉट कॉफ़ी लिमिटेड, ठीक है, और साल में दो सीजन्स होते हैं, समर और विंटर। तो अब क्या होगा, अगर समर हुआ तो आइसक्रीम का स्टॉक देगा 20% रिटर्न, लेकिन हॉट कॉफ़ी का स्टॉक देगा 5% रिटर्न। लेकिन अगर विंटर हुआ तो आइसक्रीम का स्टॉक देगा 5% रिटर्न और कॉफ़ी का स्टॉक देगा सपोज 20% रिटर्न। तो आपने क्या देखा, सिर्फ दूर से, ये क्वेश्चन तो इस ढंग से डिज़ाइन किया गया था कि आप आसानी से समझ सकें कि इनके बीच जो मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे दो स्टॉक दूं ए और बी, ए का रिटर्न है 10, 20, 5, -18, 12, 17 और बी का रिटर्न है 25, 30, 12, 14, -2, -14। अब इस केस में क्या होता है, ऐसे नंबर देखकर आपको अंदाज नहीं लगेगा कि इनके बीच अपोजिट डायरेक्शन वाला रिलेशन है या सेम डायरेक्शन। तो उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं कोवेरिएंस, और दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रिस्क बेटर एंड रिड्यूस द रिस्क। तो कोवेरिएंस हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला अगर क्वेश्चन आया तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला होगा समेशन पी इंटू आर एम माइनस आर एम बार इंटू आर एस माइनस आर एस बार। ध्यान से देखना क्या है कि यहाँ पर दो वेरिएबल है। इस एग्जाम्पल में मान लो एक वेरिएबल का नाम है m और दूसरे का है s। मैं s का उसके मीन से डेविएशन जो हो रहा है वो निकालूंगा कैलकुलेशन में, rm का उसके मीन के साथ जो डेविएशन हो रहा है वो निकाल लेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इससे जॉइंट वेरिएशन पता चलता है। अगर पॉजिटिव रहा दोनों तो दोनों, अगर हर बार पॉजिटिव रहा तो आपका टोटल भी पॉजिटिव आ जाएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आपका जो डेविएशन है वो बार बार नेगेटिव आएगा, ओके। और अगर प्रोबेबिलिटी दी हुई है तो हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट विल गिव मी कोवेरिएंस। और अगर मान लो आपको कोरिलेशन दिया हुआ, एक और फॉर्मूला है कोरिलेशन, आर का मतलब है यहाँ पे कोरिलेशन, जिसके बारे में नेक्स्ट पैराग्राफ पे चर्चा होगी। कोवेरिएंस डिपेंड्स ऑन 3 numbers, कोरिलेशन ऑफ द 2 variable into standard deviation of the first variable into standard deviation of the second variable, ओके। तो नॉर्मली इस चैप्टर में हम स्टॉक और मार्केट के बीच का कोवेरिएंस निकालने की कोशिश करते हैं, इसलिए सिंबल्स में कई जगह पे S और M यूज किया गया है। S का मतलब स्टॉक, M का मतलब मार्केट, ओके। और मान लो आपको पास्ट डेटा दिया हुआ है, पास्ट डेटा का मतलब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ईयर 2019, 2020, 2021, 2022, रिटर्न ऑफ द स्टॉक, रिटर्न ऑफ द मार्केट, और इस तरह से आपको रिटर्न दिया हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं पास्ट डेटा। उस केस में हमारा फॉर्मूला होगा समेशन आर एम माइनस आर एम बार इंटू आर एस माइनस आर एस बार अपॉन एन। आप देखना जहाँ पे पास्ट डेटा दिया हुआ है वहाँ पर हम n से डिवाइड करते हैं, और जहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ दी जाती है तो वहाँ पर हम न्यूमरेटर में प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर आप डिवाइड नंबर ऑफ ईयर से नहीं करते क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटीज़ यूज़ की है, और सम ऑफ दी प्रोबेबिलिटीज़ इज इक्वल टू 1। तो जब सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 है तो मैं अगर टोटल 1 से डिवाइड करूँगा तो भी आंसर 1 ही आएगा। एक बार फॉर्मूला वापस रिवाइज कर लेते हैं, आगे कई बार जरूरत पड़ेगी। अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, कोवेरिएंस का फॉर्मूला है समेशन पी इंटू आर एम माइनस आर एम बार इंटू आर एस माइनस आर एस बार। अगर कोरिलेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है,
कोरिलेशन इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्टॉक इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट। अगर पास डेटा दिया हुआ है समेशन आर एम माइनस आर एम बार इंटू आर एस माइनस आर एस बार अपॉन एन, एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। अब चलते हैं कोरिलेशन पे, राइट। कोरिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिफिकेशन। अगर दो स्टॉक बिल्कुल पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, R इज इक्वल टू +1, इसका मतलब वो हमेशा सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, और उस केस में फिर डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन अगर कोरिलेशन बिल्कुल नेगेटिव है, -1 है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा मूव करते हैं, तो वहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन का आपको पूरा बेनिफिट मिलता है। सो व्हाट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट? एक लाइन पहले लिख लेना, उसके बाद हम फॉर्मूले पे चर्चा करेंगे। Correlation coefficient measures, it measures how the two variables move in relation to each other. फिर आप पूछेंगे तो आपने कोवेरिएंस में भी यही लिखवाया था। जी हाँ, कोवेरिएंस और कोरिलेशन का फंक्शन सेम है, लेकिन कोरिलेशन का एक और एडवांटेज है, इट मेजर्स, एक और लाइन लिखना, इट मेजर्स नॉट ओनली द डायरेक्शन। अब यहां पर कोरिलेशन का एक एडवांटेज है, जो कोवेरिएंस में आपको सिर्फ डायरेक्शन मिलता है, यहाँ पर आपको डायरेक्शन प्लस एक और चीज मिलती है, इट मेजर्स नॉट ओनली द डायरेक्शन बट ऑल्सो द मैग्नीट्यूड, it measures not only the direction but also the magnitude of the relation. अब जरा समझने की कोशिश करना इस लाइन को। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का जो रेंज है वो -1 से लेकर +1 के बीच में ही होता है। यानी जो भी आप आंसर निकालोगे वो ऑलवेज चेक करना -1 से +1 के बीच में, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर मान लो आंसर 0.9 है, +0.9, तो पॉजिटिव तो है, ये तो पता चल गया, लेकिन हाईली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, 9.9, 0.95 मीन्स हाई पॉजिटिव कोरिलेशन, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे कोरिलेशन 0.1 आ रहा है, तो यूजुअली वो सेम डायरेक्शन मूव करते हैं, लेकिन लो पॉजिटिव कोरिलेशन है। उसी तरह अगर ये -1 आ रहा है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन हुआ, +1 आ रहा है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ, -0.9 है तो हाई नेगेटिव कोरिलेशन हुआ। तो इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। मेरे ख्याल सब समझ में आ गया होगा दोनों का डिफरेंस। कोवेरिएंस में आपको एब्सोल्यूट नंबर मिलता है और कोरिलेशन में आपको रिलेटिव नंबर मिलता है। तो एब्सोल्यूट का डिसएडवांटेज क्या है कि उससे आपको पता नहीं चलेगा ये ज़्यादा है या कम है, ठीक है। अगर एक कंपनी बोलती है कि इस साल हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 5 करोड़ रुपीस हुआ है, तो मुझे नहीं पता कि कम है कि ज़्यादा है। आप बोलेंगे आपका सेल्स कितना था, मैं बोलूँगा सेल्स 10 करोड़ था, तो 5/10 बहुत अच्छा, 50% आपका जीपी रेशियो है। लेकिन वही क्वेश्चन है, 5 करोड़ रुपया मेरा जीपी है, सेल 250 करोड़ रुपया है, तो 5/250, आप बोलेंगे क्या बेकार कंपनी है, 250 करोड़ के सेल में सिर्फ 5 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो माइनस किया ही नहीं मैंने। यानी कि इसको देखकर, सिर्फ प्रॉफिट देखकर जो आप कुछ परफॉर्मेंस के बारे में नहीं कह सकते,
उसी तरह कोवेरिएंस को देखकर कई बार हम परफॉर्मेंस ठीक से या रिलेशन ठीक से नहीं समझ सकते, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, कोवेरिएंस को कोरिलेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। और कोरिलेशन से हमें सिर्फ डायरेक्शन ही नहीं पता चलता, हमें उसकी मैग्नीट्यूड भी पता चलती है। तो अब हम चलते हैं फॉर्मूले की ओर। कोवेरिएंस को हम कोरिलेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जैसे भी आपने देखा ग्रॉस प्रॉफिट को मैंने सेल्स में कन्वर्ट कर दिया, सॉरी जीपी रेशियो में कन्वर्ट किया बाय डिवाइडिंग बाय सेल्स। उसी तरह कोवेरिएंस को हम क्या करते हैं, कोरिलेशन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? बाय डिवाइडिंग कोवेरिएंस बाय द प्रोडक्ट ऑफ द टू वेरिएबल, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ टू वेरिएबल, प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ टू वेरिएबल्स। हमारे इस नोट्स में ये जो दो वेरिएबल है वो एस और एम है, कोवेरिएंस अपॉन सिग्मा एस इंटू सिग्मा एम। तो यहाँ पर भी देखना कि ये आपका जो आंसर है ये कभी भी -1 से और नीचे नहीं जा सकता और +1 से और ऊपर नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि आपका जो न्यूमरेटर है, ध्यान से देखना, ये कभी भी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता डिनोमिनेटर से। दूसरी बात, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो ये डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोवेरिएंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब मेरे डियर स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि जो भी कोवेरिएंस का साइन होगा प्लस या माइनस, वही कोरिलेशन का भी साइन होगा। कोरिलेशन का साइन माइनस या प्लस पूरी तरह से कोवेरिएंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और दूसरा, ये आंसर आपका ऑलवेज -1 से +1 के बीच में आना चाहिए। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट के केस में होता है ना कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा आपका, ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल, ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 100% होगा। सेल से ज़्यादा ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ी हो सकता है। ये पेन मैंने अगर 100 रुपये में बेचा तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट 100 रुपये हो सकता है। उसी तरह कोवेरिएंस जो है उसकी वैल्यू कभी भी इन दोनों के प्रोडक्ट को एक्सीड नहीं कर सकती है, तो दैट इज अ लिमिट। इसलिए आंसर ऑलवेज -1 टू +1 के बीच में होता है। अब आपको लिखना बंद कर देना चाहिए, आपके नोट में सब लिखा हुआ है। द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन ranges between -1 and +1 and value of covariance can range between -∞ to +∞। यानी कोवेरिएंस का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1000, लाख, करोड़। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, कोरिलेशन इज इक्वल टू +1। इसको हम बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिवली कोरिलेटेड पोर्टफोलियो। तो कोरिलेशन अगर 1 है तो मतलब दोनों स्टॉक का रिटर्न सेम डायरेक्शन में भागता है। जैसे आपने एक HDFC बैंक का शेयर परचेज कर लिया और एक ICICI बैंक का शेयर परचेज कर लिया, तो क्या देखोगे आप यूजुअली, कभी देखना स्टॉक मार्केट में, बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा किसी दिन और घटेगा तो फिर दोनों ही घटेगा उस दिन। तो जनरली ये सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो इसको बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ऐसे केस में आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपका पोर्टफोलियो रिस्क विल बी मैक्सिमम, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिला। एक और चीज, एक शॉर्टकट याद रखना कि अगर कोरिलेशन 1 है, अगर कोरिलेशन 1 है तो पोर्टफोलियो रिस्क will be just weighted average risk। पोर्टफोलियो रिस्क विल बी वेटेड एवरेज रिस्क, मतलब दोनों स्टॉक का स्टैंडर्ड डिविएशन को उनके रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई कर दो। सिग्मा ए इंटू डब्ल्यू ए प्लस सिग्मा बी इंटू डब्ल्यू बी विल बी द पोर्टफोलियो रिस्क। ये सिर्फ तब और तभी पॉसिबल है जब कोरिलेशन इज 1। जब कोरिलेशन 1 से कम होगा या नेगेटिव होगा तो पोर्टफोलियो रिस्क विल बी लेस देन वेटेड एवरेज रिस्क।
तो एक शॉर्टकट क्या पता चला हमें आज, अगर कोरिलेशन इज 1, पोर्टफोलियो रिस्क इज वेटेड एवरेज रिस्क। ओके, नेक्स्ट है R इज इक्वल टू -1। ये बहुत बढ़िया है, इसको ढूंढो। दो स्टॉक ऐसे ढूंढो जिनका कोरिलेशन -1 हो, दैट इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेटेड पोर्टफोलियो। यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो रिस्क मिनिमम होगा, क्योंकि अगर एक में नुकसान हुआ तो इमीडिएटली दूसरे में सेम टाइम पे फायदा भी होता है। एक और शॉर्टकट फॉर्मूला, अगर कोरिलेशन -1 हो तो पोर्टफोलियो रिस्क ऑफ A एंड B विल बी सिग्मा A इंटू WA माइनस सिग्मा B इंटू WB व्हेन R इज इक्वल टू 0। ऐसा बहुत रेयरली होता है, क्योंकि इसका मतलब है देयर इज नो कोरिलेशन। ओके, अगर R इज इक्वल टू 0 है मतलब एक स्टॉक जो है वो रिस्क फ्री सिक्योरिटी है, बिकॉज रिस्क फ्री सिक्योरिटी का तो रिटर्न मूव ही नहीं करता, वो बेचारा 6% अगर प्रॉमिस किया तो आपको 6% ही देगा। तो R इज इक्वल टू 0 एक तो बहुत रेयरली देखा जाता है, और अगर 0 है मतलब उसमें से एक स्टॉक रिस्क फ्री सिक्योरिटी है। अभी कोरिलेशन के बारे में एक दो लाइन और बता दूं कि जैसे जैसे कोरिलेशन घटेगा रिस्क भी घटेगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक +1 है और एक दूसरी एक्सट्रीम पे -1 है, तो जैसे जैसे कोरिलेशन घटेगा और जितना वो -1 के करीब जाएगा रिस्क विल डिक्रीज, रिस्क विल डिक्रीज। तो रिवर्स डायरेक्शन में अगर मान लो ऊपर जा रहा है तो रिस्क विल इंक्रीज, पोर्टफोलियो रिस्क विल इंक्रीज। लेसर द कोरिलेशन लोअर द रिस्क। जितना आप -1 या उसके आसपास हैं उतना रिस्क कम होगा, और जितना +1 या उसके आसपास हैं रिस्क ज़्यादा होगा। हाइयर द कोरिलेशन ग्रेटर वुड बी द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। तो -1 के नज़दीक है लोअर रिस्क, +1 के नज़दीक है हाइयर रिस्क। एंड व्हेन R इज इक्वल टू +1 पोर्टफोलियो हैज़ इट्स मैक्सिमम रिस्क, एंड इन सच केसेस देयर इज नो रिस्क रिडक्शन, मतलब डाइवर्सिफिकेशन का कोई फायदा नहीं है। एंड व्हेन R इज इक्वल टू -1 पोर्टफोलियो हैज़ मिनिमम रिस्क और लोएस्ट रिस्क, और यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन का आपको पूरा पूरा बेनिफिट मिल रहा है। नेक्स्ट एक नोट लिखना आपकी बुक में, एक छोटा सा नोट लिखेंगे, रिस्क एंड रिटर्न इन अ पोर्टफोलियो कॉन्टेक्स्ट। रिस्क एंड रिटर्न इन अ पोर्टफोलियो कॉन्टेक्स्ट। रिस्क एंड रिटर्न इन अ पोर्टफोलियो कॉन्टेक्स्ट। अब जरा पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न कैसे निकालते हैं जरा देखना। ये चीज़ तो आपको फर्स्ट पेज पे मैंने बता दी थी, पोर्टफोलियो रिटर्न। पोर्टफोलियो रिटर्न इज वेटेड एवरेज रिटर्न, क्योंकि आगे के बहुत सारे क्वेश्चन में भी आपको पोर्टफोलियो का रिटर्न और पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। तो पहले लिखेंगे पोर्टफोलियो रिटर्न इज द वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटीज which constitutes the portfolio. Portfolio return is the weighted average return of the securities which constitutes the portfolio. Portfolio return is equal to ये summation W into R। तो आपके क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसे दिया जाएगा कि एक पोर्टफोलियो में दो स्टॉक है, ए का वेट 0.5 है, बी का वेट 0.5 है। ए का रिटर्न 14% है, बी का रिटर्न 18% है। कैलकुलेट पोर्टफोलियो रिटर्न। तो हम क्या करेंगे, पहले वेट इंटू रिटर्न कर लेंगे, 0.5 इंटू 14 7, 0.5 इंटू 18 9, एंड दोनों को ऐड करेंगे 16%। So this 16% is portfolio return, right? और अगर आपको क्वेश्चन में वेट नहीं दिया हुआ तो अमाउंट दिया हुआ रहेगा, तो अमाउंट को वेट में कन्वर्ट कर देना। वो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक एग्जांपल में बताया था। नेक्स्ट है पोर्टफोलियो रिस्क। अब यहाँ पर ध्यान रखना, पोर्टफोलियो रिस्क इज नॉट इक्वल टू वेटेड एवरेज रिस्क। नोट लिखना आपकी बुक में पहले,
पोर्टफोलियो रिस्क, पोर्टफोलियो रिस्क नीचे लाइन में, पोर्टफोलियो रिस्क इज नॉट इक्वल टू अंडरलाइन, not equal to weighted average risk of the securities, not equal to the weighted average risk of the securities constituting the portfolio, constituting the portfolio. लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जो हमने भी पहले भी देखा था, एक्सेप्शन लिखना, when correlation between the two securities, when the correlation between the two security is +1, in this case the portfolio risk is weighted average risk. In this case portfolio risk is weighted average risk. ओके तो ये पोर्टफोलियो रिस्क इज नॉट इक्वल टू वेटेड एवरेज रिस्क, इसका क्या कारण है? ड्यू टू कोरिलेशन इफेक्ट, क्योंकि कोरिलेशन अगर नेगेटिव हुआ तो आपका पोर्टफोलियो रिस्क विल बी लेस देन वेटेड एवरेज, या कोरिलेशन लो पॉजिटिव रहा तो भी पोर्टफोलियो का रिस्क विल बी लेस देन वेटेड एवरेज। जब दो सिक्योरिटी आप एक साथ अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करते हो तो उनके बीच में कोरिलेशन होता है, और अगर कोरिलेशन नेगेटिव हो या लो पॉजिटिव कोरिलेशन हो तो ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिस्क वेटेड एवरेज रिस्क से कम हो जाता है, बिकॉज एक का लॉस दूसरे का गेन से कॉम्पेंसेट हो जाता है, तो वेरिएबिलिटी घटती है पोर्टफोलियो की, पोर्टफोलियो का जो वेरिएशन इन रिटर्न है वो कम हो जाता है, यानी फ्लक्चुएशन कम हो जाता है, वोलेटिलिटी कम हो जाती है, रिस्क कम हो जाता है, इसलिए पोर्टफोलियो का रिस्क इज लेस देन वेटेड एवरेज रिस्क एक्सेप्ट व्हेन कोरिलेशन इज इक्वल टू 1. नाउ विल टेक अ ब्रेक.